मित्रों का स्वागत है। मैं आदित्य आज फिर से आपके DSSB टीचर वैकेंसी जो कि 2024 में आई है उसकी एसएसटी की जो क्लासेस हैं वो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि ये एसएसटी की क्लासेस नहीं है, ये आपका एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। ये एसएसटी के अंतर्गत ही आएगा, पर जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड सेशन होगा और यहाँ पे आप यदि इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा आपसे। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करें जो कि आपके DSSB की तैयारी करते हैं, ठीक है। और चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है, यानी कि दूसरी क्लास है। इससे पहली वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए और फिर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वरना ऐसे कुछ नहीं है कि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ भी आपको सारी बातें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल क्या है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हम 15 नंबर सवाल तक देख चुके थे और ये हमारा 16वां है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि गुरुकुल शिक्षण प्रणाली यानी कि जो व्यवस्था थी उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला नंबर में है अनिवार्यता, दूसरे नंबर पे है विभिन्नता, तीसरे पे है निःशुल्कता और चौथे पे है स्वतंत्रता। तो सही जवाब क्या होगा आप करेंगे। आपको मैं प्रत्येक सवाल पे थोड़ा सा समय जैसे कि 10 या 15 सेकंड का समय दूंगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ताकि आप लोग भी खुद से सोच सकें कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और यदि आप एस्टेट की परीक्षा देना चाहते हैं जो इस बार 2024 में होगी, और या फिर आप BPSC 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी की जो है हिंदी व्याकरण की क्लासेस, मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक की क्लास आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप इस क्लास से ज्वाइन हो जाएं। यदि आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है तो आपके लिए ये क्लास AK एकेडमी क्लास आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चाहे आप गूगल पे सर्च करें या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, ये यूट्यूब पे सर्च कर लें। आप जहाँ भी सर्च करेंगे आपको AK एकेडमी क्लास सर्च करना है और वहाँ पे आके आप हिंदी व्याकरण की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी हम व्याकरण की क्लास दे रहे हैं आपको, और इसके बाद हम लिटरेचर की क्लास यानी कि साहित्य की क्लासेस भी आपके बीच लेके जल्द ही आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही व्याकरण हमारा समाप्त होता है, वरना व्याकरण के समाप्त होने से पहले हम व्याकरण के साथ साथ PYQ भी करेंगे और MCQ भी करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा जल्द से बताएंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निःशुल्कता सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C के साथ चलेंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। यदि हम देखें थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि निःशुल्कता, ठीक है। गुरुकुल शिक्षण प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो निःशुल्कता सत्य है। यह ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा जो शुल्क थी ना, शुल्क थी, शिक्षा शुल्क थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी को शिक्षा मांगनी पड़ती थी, ठीक है। शिक्षा मांगनी पड़ती थी जिससे उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का विकास होता था गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में। और इससे जाति का क्रम परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी, क्योंकि गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। तो इसीलिए निःशुल्कता यहाँ पे सही होगा जवाब हमारा, ठीक है। विभिन्नता नहीं देंगे, ठीक है, विभिन्नता के साथ हम नहीं चलेंगे, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो निःशुल्कता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चलेंगे। और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था। जल्द से बताएंगे कि क्या होगा इसका सही जवाब। गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था। फर्स्ट है राजा, दूसरा है अभिजात्य वर्ग, या तीसरा
आवंटित ग्राम या फिर चौथा उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों की का व्यवस्थापक किसे माना जाता था, तो राजा को भी माना जाता था। मतलब ये जो गुरुकुल होता था ना, गुरुकुल का जो नियमन, मतलब गुरुकुल को नियमित रूप से रेगुलेट करने का काम, मतलब चलाने संभालने का काम जो है ये कुछ राजा भी किया करते थे, कुछ अभिजात वर्ग भी किया करते थे, और साथ में आवंटित ग्राम भी किया करते थे। तो आप ये कहेंगे कि ये चारों ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा। और चलते हैं देखते हैं अपने अगले सवाल को, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे जस्ट अभी आने वाला है। तो चलिए इस सवाल का जवाब देंगे आप कि गुरु का स्थान किसके समक्ष माना गया है, राजा, ईश्वर, विद्वान या प्रधानमंत्री। गुरु का स्थान किसके समक्ष माना गया है, राजा, ईश्वर, विद्वान या प्रधानमंत्री। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ईश्वर। ठीक है, ईश्वर को आपको सही जवाब लगाना है। यहाँ पे एक मिनट, पेन मैं क्यों भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ईश्वर। ध्यान में रखेंगे कि गुरु का स्थान किसके समक्ष माना गया है, तो मतलब किसके समान माना गया है, तो ईश्वर के समान माना गया है। यह आपको इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गुरु के रूप में केवल उसी व्यक्ति को पहचान या नियुक्ति तथा आदर होता था जो वास्तव में एक विद्वान या उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था, मतलब जिसको अध्यात्मता का भी ज्ञान हो। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि भारत में बहुत पुरानी गुरु शिष्या परंपरा रही है। मतलब भारत में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि गुरु और शिष्य की जो बातें हैं, जैसे एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। जैसे अभी जस्ट हमने एक दिन पहले जो एक सवाल सॉल्व किया था, उसमें एक क्या थे, एक गुरु ही थे। कौन थे, जिनका एक शिष्य था। उस शिष्य का नाम जल्दी से आप बताएंगे कि उस शिष्य का नाम क्या था। उस शिष्य ने कुछ अपने गुरु के कहे अनुसार कुछ अलग किया था, कुछ अजब तरीके का। तो अरुणी, मैंने आपको बताया था अरुणी, अरुणी जो है, अरुणी एकमात्र ऐसा, एकमात्र नहीं ऐसे बहुत से शिष्य हुए जिसने अपने गुरु के खेत को बचाने के लिए खेत की मेड़ खुद से बन गया था अरुणी। और वो गुरु कौन हुआ करते थे, तो धौम्य हुआ करते थे, धौम्य। ठीक है, धौम्य गुरु हुआ करते थे। और इस गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु, इनके खेत को बचाने हेतु जो अरुणी थे, इनके शिष्य, ये क्या किए थे, खेत की मेड़ खुद से बन गए थे ताकि इनका खेत बह न जाए पानी में। ठीक है, तो यही है। तो गुरु तथा शिष्य के बीच की कहानी हमारे भारत में बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। इसलिए गुरु का स्थान किसके समक्ष माना गया है, तो ईश्वर के समक्ष या ईश्वर के समान माना गया है। यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा। और चलते हैं देखते हैं अपने क्लास के अगले सवाल को, और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है, चलिए आपको बताना है वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे, आश्रम, सुधार गृह, खानकाह या शिशु गृह। जल्द से बताएंगे। और मुझे लगता है कि ये सवाल अभी आपका जो पहला जो हुआ था क्लास, उसमें हो चुका था कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे। मतलब वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल क्या माने जाते थे, क्या आश्रम माने जाते थे, या फिर सुधार गृह माने जाते थे, खानकाह माने जाते थे, या शिशु गृह माने जाते थे। इसका सही जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा आश्रम। ठीक है, ये
सही जवाब जो होगा वो होगा आश्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा जवाब। वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल जो है, गुरुकुल किस नाम से या किसके पर्याय थे? तो ये आश्रम के पर्याय थे। जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली मतलब वैसी शिक्षा प्रणाली जो वेदों पे आधारित हो। अभी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में, कि वेदों पे आधारित ही शिक्षा प्रणाली को ही वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जा रहा है। अब वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मैंने बताया था कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पे आश्रम सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको 1 मिनट। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको बताना है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका थी किसके रूप में? जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उस समय गुरु की जो भूमिका थी कैसी हुआ करती थी? मार्गदर्शक के रूप में, या फिर परामर्शक के रूप में, या चक्षु दर्शक के रूप में, या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताएंगे कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका कैसी हुआ करती थी। इस सवाल का सही जवाब करेंगे कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सही सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। डी हमारा सही जवाब है, उपरोक्त सभी। मतलब जो है कि गुरु की भूमिका माता पिता एवं दोनों से भी बढ़ के माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु सबसे पूजनीय माने जाते हैं, और गुरु का ऋण देव ऋण के समान माना गया है। ठीक है, देव ऋण के समान। अतः गुरु का ब्रह्म विष्णु एवं महेश की भूमिका में गुरु को माना जाता है। अतः गुरु चक्षु दर्शक के रूप में भी कार्य करता है, पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करता है, और परामर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, वो गुरु ही होता है जो कि आपको सही दिशा निर्देशित करने का काम करता है, जिसकी मदद से आप भविष्य में आप क्या करते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर समाज में एक अलग ही दर्जे के व्यक्ति के रूप में निखर के आते हैं। वो गुरु ही होता है जो आपको सही दिशा निर्देश या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और सही परामर्श देता है और चक्षु दर्शक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसीलिए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल को, और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होने वाला है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से था कैसा? बाल केंद्रित, या शिक्षा केंद्रित, शिक्षोन्मुखी, या फिर कुलोन्मुख, या फिर विद्या केंद्रित? सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताने का प्रयत्न करेंगे। वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो शिक्षोन्मुख था। मतलब शिक्षोन्मुख का मतलब क्या होता है? ये जो वैदिक शिक्षा जो व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, वो शिक्षोन्मुख था। अब शिक्षोन्मुख का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित था। ठीक है, शिक्षोन्मुख मतलब शिक्षक केंद्रित था, वह शिक्षोन्मुख हम कह सकते हैं। इसमें शिक्षक गुरु व आचार्य है, तो कहीं संत महात्मा मुनि है। मतलब शिक्षक, जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, वो शिक्षक केंद्रित थी, बाल केंद्रित नहीं थी। वर्तमान समय की शिक्षा की बात की जाए तो ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। मतलब शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित मतलब समझिए पहले इसको। शिक्षक केंद्रित व्यवस्था मतलब ऐसी व्यवस्था जो टीचर सेंटर्ड हो। मतलब शिक्षक ही सब निर्देश, मतलब ये करेगा, निर्देश लेगा क्या सही है क्या गलत है बच्चों के लिए। ठीक है,
अब बच्चे क्या कह रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे किस विधि से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो बच्चे नहीं बता सकते। ठीक है, वो बच्चे डिसाइड भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। जैसा टीचर का मन करेगा वैसे पढ़ा के और फिर वो निकल देंगे। ये था शिक्षोन्मुखी। किंतु वर्तमान समय की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि शिक्षा व्यवस्था क्या कैसी रहेगी, वो फ्लेक्सिबल होगी और बालक के अनुकूल होगी। मतलब जो बालक को पढ़ने का मन करे, जिस तरीके से पढ़ने का मन करे, आपको उस तरीके से पढ़ाना है, जिस तरीके से बच्चे को समझ में आए आपको उस तरीके से पढ़ाना है। यही होता है बाल केंद्रित। किंतु पहले की जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षोन्मुख थी, मतलब कि शिक्षक को केंद्र माना जाता था। तो आशा करते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड आप समझ गए होंगे शिक्षोन्मुख क्या होता है। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सही जवाब कर चुके हैं। और चलते हैं, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है चार मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, आपके पास विकल्प हैं शुक्राचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य। ठीक है, चार मठों के जो संस्थापक थे आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए थे, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाते थे, जल्द से बताएंगे। चार मठों के संस्थापक आचार्य किस नाम से जाने जाते थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा शंकराचार्य, आपको ध्यान में रखना है शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड शंकराचार्य। चार मठों के संस्थापक के रूप में शंकराचार्य का नाम मिलता है। और शंकराचार्य की बात की जाए, शंकराचार्य की यदि हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के केंद्र मठ मंदिर थे। ठीक है, मध्यकाल में यानी कि मेडाइवल एज में जो है, यानी कि मध्यकाल में जो एजुकेशन का सेंटर था या केंद्र था वो मठ हुआ करता था। मठ, कहीं कहीं आपको मठ मंदिर भी देखने को मिल सकता है। तो जो मिडाइवल एज में था, मध्यकाल में था, उस समय एजुकेशन का जो केंद्र था, यहाँ पे जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी वो मठ या मंदिर, मठ मंदिर या फिर केवल मठ के नाम से जाना जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के तहत। ठीक है, मंदिरों पुजारी गृह और संत समूहों के निवास स्थलों को सामूहिक रूप से मठ कहा जाता था। यदि आपसे कोई पूछे कि मठ किसे कहा जाता है, ये यदि आपसे कोई पूछे कि मठ किसे कहा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि मंदिर, पुजारी गृह और संत समूहों के निवास स्थल को ही सामूहिक रूप से मठ कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। मुझे आशा है आप उसको समझ गए होंगे और अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है वेदांत शिक्षा की का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शान, धर्म, कर्म या मोक्ष? जल्दी से बताएंगे कि वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। और फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये क्लास पसंद आती है, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ और मैं आपके लिए ये चीज़ें और बेहतर तरीके से आपके बीच ला पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मेरी भी इस फील्ड में तो आप हेल्प कर ही सकते हैं जिस प्रकार से मैं हेल्प कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी की हेल्प के आगे बढ़ा है। आप मेरी हेल्प ले रहे हो, ठीक है, और मैं आपकी हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, तभी दुनिया चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अब मेरी हेल्प की बात यदि करें कि मेरी हेल्प आप क्या कीजिएगा, मेरी हेल्प यही कीजिएगा कि मैं देखूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा फील होगा कि मुझे और बेहतर चीज़ें आपके लिए लेके आना चाहिए। ठीक है, तो
मैं आपके लिए ये करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ये कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए अपने सभी मित्रों के बीच, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। चलिए, इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोक्ष, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब होगा मोक्ष, यानी कि वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य क्या होता था, तो मोक्ष होता था। अब मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब क्या, हमारे मुंह पे जो मोक्ष लगा हुआ है उसकी बात हो रही है, जिसको कि अलग तरीके से मोक्ष कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोक्ष और मोक्ष में अंतर होता है, ठीक है। वेदांत शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष था, यानी कि मोक्ष 4 पुरुषार्थों में अंतिम व चौथा पुरुषार्थ था, ठीक है। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष क्या है, मोक्ष 4 पुरुषार्थों में अंतिम व चौथा पुरुषार्थ था। जैसे धर्म, अर्थ और काम के बाद पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष अनिवार्यतः आता था। मतलब जो तीन अन्य जो मोक्ष के नाम हैं वो आप कह सकते हैं कि धर्म, ठीक है, ये धर्म। उसके बाद यदि आप कहें तो अर्थ, ठीक है। यदि इसके बाद तीसरा यदि कहें तो काम, और फिर अंतिम में आपका ये आ जाता है मोक्ष, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य। तो ये जो 4 हैं, इन चारों में चौथा आपका लक्ष्य आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या वैदिक जो मतलब वेदांत जो शिक्षा थी उसका मुख्य लक्ष्य जो था वो मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कैवल्य की प्राप्ति आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा। तो चलते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है सच्चरिता, सादगी, ईमानदारी या सहानुभूति। सच्चरित्रता, सादगी, ईमानदारी या सहानुभूति। जल्दी से बताएंगे, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या था, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सच्चरिता, ठीक है। सच्चरिता की बात की जाए, सच्चरिता हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो सच्चरिता की बात यदि हम करते हैं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो सच्चरिता ही था। चरित्र निर्माण शिक्षा का परम लक्ष्य माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम मानव मानव के मूल्यों की पूर्ति कर सकें, ठीक है। मानव हो करके मानवीय मूल्यों की पूर्ति हेतु एजुकेशन यानी कि शिक्षा की ज़रूरत होती है। और मानवीय मूल्यों की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत क्या है, चरित्र निर्माण भी है, ठीक है। तो चरित्र निर्माण शिक्षा का परम लक्ष्य माना जाता है। व्यक्ति का चरित्रवान होना अनुशासन पर निर्भर था, ठीक है, अनुशासन पर निर्भर था, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुशासन पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो मूल लक्ष्य था या एम था वो सच्चरिता था, मतलब चरित्र निर्माण करना ही मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर या विकल्प प्रथम होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन था, धार्मिक, गुरुकुलीय या आर्थिक या फिर धर्मनिरपेक्ष। जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगली वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे। और इवनिंग में जो हमारी हिंदी की क्लासेस हो रही हैं उसको ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का 25 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, धार्मिक, ठीक है। धार्मिक हमारा सही जवाब होगा, धार्मिक।
यानी कि प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन था? तो धार्मिक था। मतलब जो प्राचीन समय में जो एजुकेशन दी जाती थी, मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि वेदांत शिक्षा थी, मतलब वेदों पे आधारित शिक्षा। अब जब वेदों पे आधारित शिक्षा थी तो वो कैसी शिक्षा? वेद हमें किस चीज़ की जानकारी देते हैं? धर्म ग्रंथ हमें किस चीज़ की जानकारी देते हैं? धार्मिक ही तो जानकारी देते हैं ना, ठीक है। धार्मिक, मुख्य रूप से धार्मिक जानकारी ही देते हैं। इसीलिए प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? तो धार्मिक यहाँ पे आप जवाब देंगे। और मैंने आपको बताया है धार्मिक जो ग्रंथ हैं मुख्य रूप से वो वेद कहलाते हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 4 हैं। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा विकल्प प्रथम। और चलते हैं हम अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। अगला सवाल है, श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शिष्यों को कहा गया है? श्रमण, ठीक है। ये जो शब्द है श्रमण, यह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस श्रमण जो है, ये श्रमण किस किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शिष्यों को कहा गया है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? जल्दी से इस सवाल का सही जवाब करेंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैन धर्म जो होगा वो सही जवाब होगा, जैन धर्म, ठीक है। श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थी एवं शिष्यों को कहा गया है? तो जो जैन धर्म से संबंध रखा करते थे। जैन धर्म में शिक्षा विषयक क्षेत्र में गुरु को आचार्य और शिष्य को श्रमण कहते थे। गुरु को क्या कहते थे? जैन धर्म में आचार्य कहते थे। गुरु के लिए जो शब्द था, गुरु के लिए वो आचार्य था, आचार्य, ठीक है। और शिष्य के लिए जो शब्द था, शिष्य के लिए शब्द वह क्या था? जल्दी से बताएंगे। शिष्य के लिए तो मैंने यहाँ अभी आपको बताया कि जैन धर्म में शिष्य विषयक क्षेत्र में गुरु को आचार्य और शिष्य को भक्त को श्रमण कहा जाते थे, ठीक है। शिष्य को भक्त या श्रमण, जो कि ऊपर दिया गया है, ऊपर लिखा गया है श्रमण, और यही होगा सही जवाब। तो फिलहाल यहाँ पे जैन धर्म में ऐसा कहा जाता था, गुरु के लिए आचार्य और शिष्य के लिए श्रमण शब्द का इस्तेमाल जैन धर्म में किया जाता था। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब हम देख चुके हैं। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? यह आपको बताना है। अंग, पीटक, वेद या जिन? जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होने वाला है वो होगा अंग, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जैन शिक्षा का जो आधार ग्रंथ है वो किसको माना गया है? तो अंग को माना गया है, ठीक है। अंग को माना गया है, यानी कि प्रथम जो विकल्प है यही सही जवाब होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में शिक्षा विषयक क्षेत्र को, जैन धर्म में, सॉरी, हाँ, जैन धर्म की ही बात हो रही है। तो जैन शिक्षा के आधार पर ग्रंथ जो है वो अंग कहलाते हैं। जैन शिक्षा के आधार पर जो ग्रंथ हैं जैन शिक्षा के आधार पर जो ग्रंथ हैं वो क्या नाम से जाने जाते हैं? तो
अंग के नाम से जाने जाते हैं। और जैनियों के धर्म ग्रंथ, जैनियों का जो धर्म ग्रंथ है वो अंग ही है। ये ग्रंथ सूत्र श्लोक में निबद्ध है या फिर श्रृंखलाबद्ध है, आप कह सकते हैं। इसीलिए सूत्र सूचक नाम देखने को भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या गुरु माता पिता अध्यापक था, या गुरु विद्वान एवं धर्म प्रचारक था, या फिर अध्यापक एवं दार्शनिक था, या फिर इनमें से सभी। जल्दी से बताएंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका कैसी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी अभी जस्ट हमने किया था, जिसमें मैंने कहा था कि गुरु जो है माता पिता से भी बढ़ के होते हैं। माता पिता तो होते ही हैं माता पिता के रूप में, एक विद्वान भी होते हैं, एक धर्म प्रचारक भी होते हैं, एक अध्यापक के रूप में भी होते हैं, और एक दार्शनिक भी होता है एक गुरु। ठीक है, इसीलिए चौथा जो विकल्प होगा यही सही होगा कि गुरु का स्थान जो है सर्वोपरि है या सबसे ऊपर है। ठीक है, वो एक माता पिता के रूप में भी कार्य करते हैं, वो एक अध्यापक के रूप में भी कार्य करते हैं, वो विद्वान भी होते हैं, वो धर्म प्रचारक भी होते हैं, वो अध्यापक और दार्शनिक भी होते हैं। इसीलिए हम फोर्थ ऑप्शन पे जाना सबसे बेहतर समझेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही जवाब होगा। और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य बोधक है। भगवद गीता, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहब या फिर बाइबल। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है VVI। ठीक है, अब VVI का मतलब जल्दी से आप बता दीजिए क्या होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अति महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इस सवाल को। तो बताना था आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य बोधक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि बाइबल। बाइबल को क्या माना जाता है, बाइबल को निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम गुरु शिष्य बोधक है। तो गुरु शिष्य बोधक जो है बाइबल को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा। और चलते हैं देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। और अगला सवाल क्या होने वाला है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया है, और इसको याद भी रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से कहलाते थे आराम, विहार, स्तूप या फिर चैत्य। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल है आपसे कि बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से क्या कहलाते थे। आराम कहलाते थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। विहार हो सकता है, स्तूप कैसे हो जाएगा, चैत्य हो सकता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपके पास दो विकल्प अब बचे हुए हैं, या तो विहार या चैत्य। अब चार थे पर मैंने आपको दो तो उड़ा ही दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे बौद्ध शिक्षा केंद्र की बात हो रही है, या आप देख लीजिए बौद्ध शिक्षा केंद्र मतलब बौद्ध जो शिक्षा केंद्र था वो विहार के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में यही विहार बिहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो बिहारी हुआ करते थे वो बिहार में बसे
और वो क्या करते थे, जो बौद्ध हुआ करते थे वो बिहार में बसे और वो क्या करते थे, जगह जगह घूम करके भिक्षाटन किया करते थे, ठीक है। और जिस वजह से इस बिहार का नाम पहले विहार था, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर निवासी क्या करते थे, जगह जगह घूम करके भिक्षाटन किया करते थे और तब ही उसी से अपना जीवन यापन करते थे और विहार किया करते थे, इसीलिए इसका नाम विहार पड़ा। और ये विहार बौद्धों का शिक्षा केंद्र माना जाता है। और ये बिहार वर्तमान समय में, ये पुराना नाम है बिहार का, वर्तमान में विहार बिहार के नाम से जाना जाता है। और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महावीर बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर ओदंतपुरी। जल्दी से सही जवाब क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा महावीर बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होने वाला है, क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का 31 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, और यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो तक्षशिला होगा। ध्यान में रखेंगे कि महावीर बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम जो केंद्र था वो तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय व महावीर के सॉरी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। और फ्रेंड्स हमारा जो अगला सवाल है वो आपके सामने है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे, यह आपको बताना है। क्या चाणक्य थे, या फिर कौटिल्य थे, या विष्णुगुप्त थे, या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो गुरु थे वो कौन थे। और फ्रेंड्स मैं अंतिम बार ये आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण बेसिक टू एडवांस लेवल से पढ़ाई जाती है और साथ ही हम आगे लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य की भी क्लासेस करेंगे। यदि आप हिंदी विषय से हैं तो सिर्फ आज ही नहीं, लगातार आगे आने वाले समय में हिंदी विषय से संबंधित चाहे वो साहित्य हो चाहे व्याकरण हो, जो भी सवाल आपके पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो बीपीएससी 3.0 हो या फिर आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। यदि आपने हिंदी विषय से पढ़ाई की है, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी रहा है, एमए में हिंदी रहा है, आपको यूजीसी नेट देना है या फिर आपको एस्टेट देना है या बीपीएससी 3.0 देना है, तो आप ये क्लास निसंकोच भाव से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के बीच भेजें। सवाल है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु कौन थे, यह आपको बताना था। तो इसका जो सही जवाब होगा जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए इस सवाल को मैं क्या करता हूँ ना कि ये काफ़ी आसान सा सवाल है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि छोड़ देता हूँ इसका जवाब आपके ऊपर कि आपको इस सवाल का सही जवाब देना है। ये बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु कौन थे, क्या चाणक्य थे, कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त थे, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप इस क्लास में बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यदि आपने जो भी आंसर किया होगा कमेंट आप करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा, और फिर अगले दिन मैं इस को डिटेल डिस्कशन भी कर दूंगा कि आखिर कैसे और कौन हुए थे, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु, नहीं नहीं, फिर से ये चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस राजवंश का था, यह आपको बताना है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर सातवाहन वंश। जल्दी से आंसर करेंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चाणक्य का महान शिष्य जो था चाणक्य का वो चंद्रगुप्त था, ठीक है। और चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त किस राजवंश का था यह आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चाणक्य का महान शिष्य जो था चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त किस वंश से था, तो मौर्य वंश से संबंधित था। गुरु चाणक्य के शिष्य का नाम चंद्रगुप्त था। चाणक्य के जो शिष्य थे उसका नाम चंद्रगुप्त था, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रतापी राजा और कालांतर में सम्राट के रूप से, मतलब समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद सम्राट के रूप में जाना गया। चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य सबसे बड़े मंत्री पद पर रहा करते थे, और इसलिए इन्हें आमतौर पर प्रधानमंत्री भी कहा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब होगा कि चाणक्य का जो महान शिष्य था वो चंद्रगुप्त था। और चलते हैं अगले सवाल पे और देख